Entrepreneurship is basically a subject that was added some years back into the commerce field because when we are talking about the business, we talk about commerce. And this entrepreneurship concept is related to somewhat business as well as to the commerce. That is why this subject has been added to commerce field. Now, in this subject, we will discuss what is basically an entrepreneurship, and as far as enterprise setup is concerned, what could be the steps which we have to take in setting up the enterprise. So let's start. Entrepreneurship is basically a process. In simple words, it is a process of setting up an enterprise. एक ऐसा प्रोसेस जो आपको एक एंटरप्राइज बनाने में लगता है, उस प्रोसेस को हम एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं. मतलब प्रोसेस तो है, लेकिन ये प्रोसेस आया कहाँ से? सिंपली जब किसी इंसान के दिमाग में आइडिया आता है कि हमें एंटरप्राइज सेटअप करना है, ठीक है, तो उस एंटरप्राइज को सेटअप करने के लिए जो वो स्टेप्स लेता है, वो क्या क्या कदम उठाता है, उस सारे प्रोसेस को हम एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं. पूरा प्रोसेस को हम एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं. और जो बंदा जिसके दिमाग में ये आइडिया आया कि मुझे अपना एंटरप्राइज सेटअप करना है, चाहे वो ऑनलाइन एंटरप्राइज है या ऑफलाइन एंटरप्राइज है, दो में से एक एंटरप्राइज हो सकता है. ऑनलाइन का मतलब है your n number of apps which are basically running, and for that purpose there are certain steps which you have to follow while setting up your own link or while setting up your own online enterprise, right? ऑफलाइन एंटरप्राइज का मतलब हुआ यहाँ पे कि जिसकी फिजिकल अपीयरेंस हो. लाइक बहुत सारी बिल्डिंग्स होती हैं जो दूसरों की होती हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम कश्मीर की बात करें तो यू हैव एन नंबर ऑफ एंटरप्राइजेस रनिंग हेयर. लोकल सा कोई शॉपकीपर ले लो तो उसके लिए भी वो एक एंटरप्राइज ही है. एक शॉपकीपर के लिए भी एक एंटरप्राइज ही उसका शॉप ही उसका एंटरप्राइज है. सो बेसिकली ये आइडिया जो आपके दिमाग में आया, जनरेट हुआ कि मुझे किस किस्म का बिजनेस करना है, इसमें आप एंड में जब आप एंटरप्रेन्योरशिप पूरा पढ़ोगे तो एंड में आप डिस्कस करते हो, डिसाइड करते हो कि आपको कौन सा बिजनेस करना है. मींस सोल प्रोप्राइटरशिप करना है, पार्टनरशिप करना है, कंपनी वाला करना है, डिपेंडिंग आपका आइडिया कैसा है, डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट कि आपका आइडिया किस बेसिस पे बना है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है. खुद का एंटरप्राइज खड़ा करना है या पार्टनरशिप वाला एंटरप्राइज खड़ा करना है या कंपनी वाला एंटरप्राइज खड़ा करना है, और कैसे करना है, उसमें कौन कौन से स्टेप्स मुझे लगेंगे, उस सारे स्टेप्स को हम एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं. प्लस जो ये पर्सन करने वाला बंदा जो एंटरप्राइज को खड़ा करता है, उस बंदे को हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं. और जो एंटरप्राइज खड़ा करता है, जो वो बिल्डिंग खड़ा करता है, चाहे वो ऑफलाइन है चाहे वो ऑनलाइन है, उसको हम एंटरप्राइज कहते हैं. दिस इज सिंपल द कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. नाउ देयर आर सम डेफिनेशंस which we are going to discuss here in your entrepreneurship, right? That is the first definition. As far as your AH Cole definition is concerned, entrepreneurship is the purposeful activity of an individual or a group of associated individuals undertake to initiate, maintain, organize a profit-oriented business unit for the production or distribution of economic goods and services. इसका ये मतलब है कि एंटरप्राइज जो है, एंटरप्रेन्योरशिप जो है, वो एक पर्पसफुल का मतलब है कि जिस चीज का कोई मकसद होता है, तो एंटरप्रेन्योरशिप का भी एक मकसद है. क्या मकसद है? अंडरटेक टू इनिशिएट. ठीक है, मकसद है, किन का मकसद है? एक इंडिविजुअल का या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स का जो
एक एंटरप्राइज को बनाने की कोशिश करते हैं, उसको मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, उसके अंदर 4 M's जो आप यूटिलाइज करते हो बिजनेस में उनको ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करते हैं ताकि अल्टीमेट रिजल्ट उनका जो हो वो उनका प्रॉफिट आ जाए। ठीक, यही आपका AH कोल की डेफिनेशन कहती है। सिंपल इन सिंपल वर्ड, जिस तरह से हम बिजनेस करते हैं, बिजनेस हमें बेसिकली होता क्या है, बिजनेस एक एंटरप्राइज, एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो किसी बंदे ने स्टार्ट की होती है इन ऑर्डर टू, उसमें वो क्या करता है, उसमें वो सारे 4 M's को कोलैब करता है, अल्टीमेटली वहां से फिर प्रोडक्शन निकल के आती है। प्रोडक्शन के बाद क्या होता है, उन प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग हो जाती है, फिर मार्केटिंग जब हो गई तो ऑब्वियसली वो जो प्रॉफिट्स उसको आएंगे उस मार्केटिंग, उन प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करने के बाद वो प्रॉफिट्स ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं एंड दोबारा से हम उन प्रॉफिट्स में से एक तो प्रॉफिट्स खुद के लिए निकालते हैं, बिजनेस के लिए निकालते हैं, प्लस जो हमारे इंडिविजुअल्स होते हैं जिन्होंने हमारे बिजनेस में एसोसिएशन, जिन्होंने हमारे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट्स की होती हैं, जो हमारे बिजनेस के साथ एसोसिएटेड होते हैं, चाहे वो सप्लायर्स हो, चाहे वो क्रेडिटर्स हो, चाहे वो बाकी सारी चीजें हो, उनको अपना बेनिफिट हम देते हैं। और जो ये पर्सन सारा, सेम इज द केस इन एंटरप्रेन्योरशिप, एक पर्सन जो एंटरप्रेन्योर खड़ा करता है, जो एक एंटरप्राइज खड़ा करता है, उसको हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं। वो एंटरप्राइज खड़ा करता है इसीलिए खड़ा करता है क्योंकि उसको प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज करनी है फॉर द अल्टीमेट गोल ऑफ प्रॉफिट। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। कमिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक्स और द फीचर्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, यहाँ पे फर्दर डेफिनेशंस भी दी गई हैं, आप उनको देख सकते हो। कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योरशिप बेसिकली है क्या? फर्स्ट, एंटरप्रेन्योरशिप इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एंटरप्रेन्योरशिप है क्या? एंटरप्रेन्योरशिप सबसे पहला एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी बेसिकली होती क्या है? जिस तरह से बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, उसी तरह से एंटरप्रेन्योरशिप भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। मींस एंटरप्रेन्योरशिप में जो भी चीजें होती हैं वो इसी पर्पस के लिए होती हैं कि जिससे हमें प्रॉफिट्स, जिससे हमें कैश आए। एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मकसद ही होता है, वो इसीलिए बिजनेस में, बिजनेस की जितनी भी, बिजनेस को भी इसीलिए इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा जाता है बिकॉज वो आपको प्रॉफिट्स जनरेट करके देती है। इसी तरह से एंटरप्रेन्योरशिप को भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा जाता है क्योंकि ये आपको प्रॉफिट्स प्लस प्रॉफिट्स इन द फॉर्म ऑफ कैश जनरेट करके देती है। See, there are n number of questions related to the entrepreneurship. First question is whether a businessman can be an entrepreneur or an entrepreneur can be a businessman. ठीक, कहा जाता है जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ना, जो अल्टीमेट फाइनल रिजल्ट इनका निकल के आता है वो या तो वो, तभी मैंने कहा कि एट द एंड ऑफ द डे जब आप पूरा एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ोगे, आपका लास्ट चैप्टर है व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस यू हैव टू सिलेक्ट, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी। ठीक, तो अल्टीमेट रिजल्ट जो एक एंटरप्रेन्योर का अल्टीमेट रिजल्ट निकल के आता है, वो एंटरप्राइज खड़ा करता है, वो एंटरप्राइज या तो सोल प्रोप्राइटर होगा, या तो पार्टनर होगा, या तो कंपनी होगी, डिपेंडिंग ऑन उसके, उसका आइडिया किस किस्म का है। तो डेफिनेटली जो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब ही है जहां से आपको कैश जनरेट हो जाए, जहां से आपको प्रॉफिट्स जनरेट हो जाए। सो दिस इज द फर्स्ट फीचर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। Yesterday we discussed what is entrepreneurship. Today, students, we are going to discuss features of entrepreneurship. As far as features of entrepreneurship is concerned, I just told you one feature of entrepreneurship, that is an economic activity. We know economic activity is basically an activity which is done for the purpose of profits or which is done, which involves cash, right? एंड सेम लाइक जिस तरह से आपकी बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इसी तरह से एंटरप्रेन्योरशिप भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर जो आपकी एंटरप्रेन्योरशिप का है वो है एंटरप्रेन्योरशिप इज एन इनोवेशन प्रोसेस, राइट? इनोवेशन का मतलब होता है कोई नई चीज बनाना, एक बेहतर तरीके से बनाना। अब देखो इनोवेशन का मैंने यहाँ पे क्या किया है कि इनोवेशन को मैंने डिस्कस किया है किस तरीके से आप इनोवेशन चीजों ला सकते हो। इंट्रोड्यूसिंग, पहला
introducing new things or goods which a customer is not yet familiar with, introducing new methods of production which is not yet to apply in a particular brand of manufacturing, find out new source of raw material, find out new market or customers which are not yet familiar with the product. ठीक है, इनोवेशन का मतलब यहाँ पे जब भी हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं तो यूजुअली मैंने सुना है कि लोग क्या कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप को कि ये एक इनोवेटिंग प्रोसेस है। इनोवेटिंग प्रोसेस है, लेकिन क्या किस में आप इनोवेशन ला सकते हो? या तो आप कोई नई चीज बनाओगे या कोई नया कोई ऐसा कोई गुड बनाओगे जिससे अभी तक लोग बेखबर थे, राइट? अभी तक लोगों को इसके बारे में पता नहीं थी, लेकिन आपने बनाया तो आपने इनोवेशन कर दी उस पर्टिकुलर चीज की। या तो कोई नया मेथड ऑफ प्रोडक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो, या तो कोई नया सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल ढूंढ सकते हो, या तो आप नया मार्केट ढूंढ सकते हो जहां में अभी तक कस्टमर्स नहीं थे। सी आई विल गिव यू एन एग्जांपल कि इनोवेशन की जब हम बात करते हैं तो इसको हम कभी कभार इन्वेंशन भी कहते हैं, क्योंकि नया गुड़ जब जब कभी कॉन्सेप्ट आता है नया गुड़ बनाने की, मीन्स नया गुड़ बनाने का मतलब है कि अभी तक वो गुड़ नहीं बना था, अभी तक वो चीज नहीं बनी थी, लेकिन आपने बनाई वो चीज, राइट? तो जैसे फॉर एग्जांपल आपका वॉशिंग मशीन है, वो अभी तक कॉन्सेप्ट कुछ लोगों का नहीं था, लेकिन उन्होंने बनाई ये चीज, ठीक है? तो ये एक नई चीज है, हर एक इंसान के लिए एक नई चीज थी। जब ये अब तो आम सी हो गई है, लेकिन अब ये नई चीज है, ठीक है? तो मशीन बनाना एक नई चीज को कंसिडर हम कर सकते हैं, इसको हम इन्वेंशन भी कह सकते हैं। अगर आप इनोवेशन का सिनोनियम भी कंसिडर कभी करते हो, सिनोनियम भी आप देख लोगे इनोवेशन का, तो आपको भी वहां से वही मिलेगा कि इनोवेशन का मतलब है कोई नई चीज इन्वेंट करके देना, ठीक है? लेकिन या चेंज या ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, किसी चीज में ट्रांसफॉर्मेशन लाना, किसी चीज में ऑल्ट्रेशन लाना, ठीक है, उसको हम इनोवेशन कहते हैं। कोई नई चीज चेंज किसी पर्टिकुलर चीज में लाना, कोई रेवोल्यूशन लाना, ठीक है, जिस जहाँ रेवोल्यूशन का भी वही मतलब होता है, ठीक है? या आप नया कोई मेथड ऑफ प्रोडक्शन यूज करोगे। से फॉर इंस्टेंस आज तक जो आपका, अगर हम कश्मीर की बात करें या कहीं भी हम देखते हैं, आजकल मशीन प्रोडक्ट्स जो हैं वो ज्यादा यूज होते हैं एज कम्पेयर टू हैंडमेड प्रोडक्ट्स। इफ वी टॉक अबाउट आवर पश्मीना शॉल्स, ठीक है, तो उसमें जो काम होता है वो यूजुअली हाथ का काम किया जाता था पहले फर्स्ट टाइम में, लेकिन अब मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन मशीन ऐसी आ गई हैं कि जल्दी से, एक तो काम भी जल्दी से होता है और टाइम भी बच जाता है। तो मीन्स आपने क्या किया, आपने नई कोई चीज इन्वेंट कर दी, प्लस आपने कोई नया सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल ढूंढा। या अगर हम रॉ मटेरियल का क्या कॉन्सेप्ट है कि अगर हम सीमेंट वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो उसमें एक रॉ मटेरियल का इस्तेमाल होता है, दैट इज योर लाइमस्टोन। मीन आपने इस रॉ मटेरियल को ढूंढा, आपने नया सोर्स ढूंढा किसी पर्टिकुलर रॉ मटेरियल का, तो यहाँ पे भी आपने इनोवेशन कर दी, राइट? या कोई ऐसा मार्केट या कोई कस्टमर आपने ढूंढा जिस मार्केट को आपने अभी तक टारगेट नहीं किया था, आपने उसको टारगेट किया। से फॉर इंस्टेंस आपका चाइना है, दैट इज मेकिंग चॉकलेट्स फॉर ओल्ड पीपल एज वेल। व्हाट इज दैट? दैट इज अ काइंड ऑफ इनोवेशन, राइट? दैट इज अ काइंड ऑफ इनोवेशन दे हैव डन फॉर द ओल्ड पीपल, ठीक है? अभी तक कोई सेगमेंट, मार्केट्स के यूजुअली सेगमेंट्स होते हैं जिनको हम ऑन द बेसिस ऑफ एज क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका टॉडलर हुआ, या आपका उसके बाद आपके आ जाता है टॉडलर के बाद, या पहले इन्फेंट आता है, फिर टॉडलर आता है, फिर उसके बाद अडल्ट्स आते हैं, इसी तरह से ओल्ड पीपल आते हैं, फिर इसी तरह से जेंडर बेसिस पे हम मार्केट को डिवाइड करते हैं। फीमेल्स पे एक प्रोडक्ट आता है, मेल्स पे एक प्रोडक्ट आता है, ठीक है? तो इस तरह से अगर आप पर्टिकुलर सेगमेंट को टारगेट करते हो, यूजुअली हम एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस को कंसर्न एक साथ क्यों, आपको लगेगा कि मैम शायद बिजनेस पढ़ा रही है, बट दिस इज समवॉट रिलेटेड टू योर बिजनेस एज वेल। एज आई सेड पहले लेक्चर में कि एंटरप्रेन्योर्स का अल्टीमेट रिजल्ट जो निकल के आता है वो इधर इज द सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और द कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस, अदरवाइज ये आपके सिलेबस में लास्ट चैप्टर नहीं दिया गया होता। सो दिस इज द अल्टीमेट रिजल्ट ऑफ एवरी बिजनेस। तो बिजनेसेस को रन करने के लिए, in order to keep yourself surviving, you have to keep on continuously innovations in your business, right? तो अगर आप कोई इनोवेशन करते हो, मीन्स आप अपने सेगमेंट से निकल के बाकी सेगमेंट्स में आ जाते हो, तो उस सेगमेंट को भी आपने एक इनोवेट किया। तो एंटरप्रेन्योरशिप भी एक इनोवेशन ही मानी जाती है। क्यों? क्योंकि आप नया एंटरप्राइज स्टार्ट करने वाले हो, कोई नई चीज लेकर आ रहे हो जो अभी तक, जिसका कॉन्सेप्ट अभी तक नहीं है। फॉर इंस्टेंस
अभी तक जब अमूल पहले आया तो अमूल को आइसक्रीम्स का कॉन्सेप्ट नहीं था, दैट केम एज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी अंडर दैट वाज रन बाय द अंडर कोऑपरेटिव एक्ट 1912, ठीक, उसके हिसाब से वो अभी तक चल रही थी। लेकिन अभी तक जब आइसक्रीम्स का कॉन्सेप्ट आया तो उनको भी अपने आप में इनोवेशन लानी पड़ी, उन्होंने भी अमूल की आइसक्रीम्स बना दिया, अमूल का ही आगे एक्सटेंशन कर दिया फर्दर प्रोडक्ट्स में। पहले तो मिल्क के साथ ही कंसर्न थे, फिर मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट्स ही कहते हैं, जिनको हम एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन कॉन्सेप्ट बिजनेसेस में कहते हैं। आई होप यहाँ पे आपको ये जो इनोवेशन कॉन्सेप्ट है ये आपको क्लियर हुआ, प्लस एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन कॉन्सेप्ट आपको अपने बिजनेस स्टेशन में क्लियर किया हुआ होगा। नाउ कमिंग टू द डिसीजन मेकिंग, अनदर फीचर व्हिच इज योर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, राइट। एंटरप्रेन्योरशिप एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है। व्हाई दिस इज अ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस? बिकॉज इसमें हम बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं, इसमें बहुत सारे डिसीजंस एंटरप्रेन्योर को लेने होते हैं। मैंने कहा कि ये आइडिया जनरेशन से लेकर लास्ट स्टेप्स तक इन्वॉल्व होता है, राइट। लास्ट स्टेप तक इसमें सारी चीजें आती हैं, जितनी सारी चीजें हैं वो सारी इसके साथ कंसर्न होती हैं। तो ऑब्वियसली आपको डिसीजन, जिस तरह से आप बिजनेस में डिसीजन लेते हो व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग फॉर मी, इसी तरह से एंटरप्रेन्योरशिप को चलाने के लिए भी आपको डिसीजन लेने पड़ते हैं। रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी, रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी का मतलब है कि एंटरप्रेन्योर जो है उसको भी रिस्क उठानी पड़ती है जिस तरह से बिजनेसेस को उठानी पड़ती है। अब यहाँ पे उसको ज्यादा रिस्क उठानी पड़ती है क्योंकि उसका नया कोई, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डेफिनेशन है जहाँ पे लिखा गया है कि एंटरप्रेन्योरशिप इज रिलेटेड टू द इनोवेशन, तो डेफिनेटली उसको कुछ ज्यादा रिस्क होगी एज कम्पेयर टू अदर पीपल। क्योंकि जब आप पढ़ते हो मार्केट में, मार्केट की इकोनॉमिक्स में जब आप मार्केट्स पढ़ते हो तो आप देखते हो कि फ्री एग्जिट एंड एंट्री बैरियर्स कहाँ पे हैं, एंट्री और एग्जिट बैरियर्स क्या है किसी मार्केट में जाने के लिए, ये आपको पता होगी एज फार एज इकोनॉमिक्स एस्पेक्ट इज कंसर्न। अगर आप में से किसी का इकोनॉमिक्स है तो उसको ज्यादा पता होगी कि इसी तरह से जब कोई एंटरप्रेन्योरशिप अपना कोई एंटरप्राइज खोलना चाहता है तो उसको लेवल ऑफ कंपटीशन देखना है, कॉम्पिटिटर्स कौन कौन से हैं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मार्केट्स में। इसीलिए तो हम एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ते हैं, क्योंकि हमें सारा आइडिया जनरेशन, जहां से मेरा आइडिया निकल के आया दिमाग से, उस सारे प्रोसेस में मुझे उस आइडिया को छांटना है, प्लस मुझे कंपटीशन लेवल भी देखनी है, कॉम्पिटिटर्स कौन कौन से हैं मार्केट में, वो सारा दिमाग में रखना है, तब जाकर मैं अपना एंटरप्राइज खड़ा कर सकता हूँ। एंड दिस इज व्हाट इज, तो ऑब्वियसली इसमें रिस्क इन्वॉल्व ही होगी, फाइनेंशियल रिस्क होगी क्योंकि आपको लोन्स वगैरह रेज करने होंगे, कॉम्पिटिटर्स का रिस्क होगा, गवर्नमेंट की पॉलिसी से रिलेटेड होगा। ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ती हैं एज एन एंटरप्रेन्योर, राइट। देन इज योर रिसोर्स मोबिलाइजेशन। रिसोर्स मोबिलाइजेशन का मतलब है कि यू हैव टू मेक ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ पे एफिशिएंसी कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस यूटिलाइज हो जाता है कि एफिशिएंसी कॉन्सेप्ट ही कहता है, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस जो आपको कहता है कि अपने रिसोर्सेज को मिनिमम यूटिलाइज करो इन ऑर्डर टू गेट द मैक्सिमम गेन्स। सेम इज द केस फॉर द एंटरप्रेन्योर एज वेल, वो भी उसको भी यही करना है, मींस उसको अपने रिसोर्सेज की ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करनी है। I hope this is clear. Features of entrepreneurship is clear. Coming to the objectives of the entrepreneurship. Objectives, first one of the objective is your economic objective, right? Economic objective के बाद you have human objectives, and human objectives के बाद we have social objectives, ठीक? And then we have organic objectives as well. Coming to the first objective, that is your इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव का मैंने आपको बोला है कि इकोनॉमिक हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब आप बिजनेस पढ़ते हो इस तरह से, जब आप एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ते हो तो हम एक्टिविटीज को डिवाइड करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। तो एंटरप्रेन्योरशिप इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्यों? क्योंकि हमें प्रॉफिट, अर्निंग्स हमें जनरेट करके देती है, प्रॉफिट्स हमें देती है, राइट। तो यही प्रॉफिट्स हमें फर्दर एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन में हेल्प करते हैं। सो प्रॉफिट अर्निंग इज द बेसिक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्राइज, राइट। सेकंड इज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। ऑब्वियसली प्रॉफिट्स तभी जनरेट होंगे जब आपकी गुड्स की प्रोडक्शन होगी आपके ऑर्गेनाइजेशन से। सी गुड्स की प्रोडक्शन, यहाँ पे गुड्स आपको, आई होप बिजनेस टीचर ने कॉन्सेप्ट क्लियर किया होगा कि गुड्स की जब हम बिजनेस में बात करते हैं तो गुड्स इन्वॉल्व सर्विसेज एज वेल। नो डाउट कि आपका बिजनेस किस किस्म का है, तब भी हम गुड्स को रेफर करते हैं बोथ एज अ प्रोडक्ट एज वेल एज अ सर्विस। तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, ऑब्वियसली प्रोडक्शन ऑफ गुड्स या सर्विस, अगर आप सर्विस दे रहे हो, अगर आपका सर्विस वाला एंटरप्राइज है तो ऑब्वियसली आपको सर्विस देने से आपको प्रॉफिट जनरेट होते हैं।
गुड्स देने से भी आपको प्रॉफिट जनरेट होते हैं। आई होप आई एम क्लियर। क्रिएटिंग मार्केट, राइट, दिस इज अनदर योर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। क्रिएटिंग मार्केट, मार्केट का मतलब है कि आप अपने अपना जो भी गुड्स आप बेच रहे हो मार्केट में, ठीक है, जो भी आप गुड्स बेचते हो उसका एक मार्केट बन जाता है। मार्केट एक्चुअली है क्या? इट इज द प्लेस जहाँ पे हम एक्सचेंज करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को फॉर मनी, राइट। तो मार्केट यही है, मींस आप अपने गुड्स को जिस जगह पे बेचते हो ताकि आपको प्रॉफिट्स जनरेट हो जाएं, ताकि आपको पैसे आए, ठीक है, जहां पे आप सेल करते हो अपने प्रोडक्ट्स की, तो उस प्लेस को हम क्या कहते हैं? मार्केट कहते हैं। अलबत्ता आप जब आगे जाओगे इंशाल्लाह रहमान अपने फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या फाइनल ईयर क्लासेस में, यू विल गेट टू नो द डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग। बट यहाँ पे अभी आप छोटे हो, तो अभी यहाँ पे मार्केट एक आपके लिए एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे हम अपने गुड्स को सेल करते हैं। अदरवाइज मार्केटिंग एंड सेलिंग कॉन्सेप्ट इज डिफरेंट। मार्केट के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, और इस टाइम पे जो मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट, हम मॉडर्न मार्केटिंग कॉन्सेप्ट यूज करते हैं और होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। फिलहाल आप इतना याद रख लो। देन कमिंग टू another objective, right, that is your technological improvement, means आपके इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के साथ ये भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बिजनेस को जब भी आप या एंटरप्राइज को जब भी आप चलाते हो, तो उसमें आपको कंटिन्यूअसली अपने आप को अपडेट रखना पड़ता है कि नई नई टेक्नोलॉजीज मार्केट में क्या आई, मुझे इसके बारे में कितनी नॉलेज है, कहीं मुझे इम्प्रूवमेंट तो नहीं करनी। सिंपल सी एग्जांपल, कंप्यूटर्स आपके बिजनेसेस में पहले नहीं थे, आपके एंटरप्राइजेस में नहीं थे, लेकिन अल्टीमेटली आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि इनसे जो टाइम है, टाइम कंजप्शन जो है इससे वो कम हो गया, ठीक है, इससे वर्कलोड जो है वो कम हो गया। तो ऑब्वियसली आपको अपने आप को कंटिन्यूअसली अपडेट रखना पड़ता है रिलेटेड टू द टेक्नोलॉजी। सो दिस इज अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, राइट। एंटरप्रेन्योरशिप का एक अनदर ऑब्जेक्टिव है, मींस हम एंटरप्रेन्योरशिप क्यों कंडक्ट करते हैं, हम एंटरप्राइज क्यों बनाते हैं। ऑब्जेक्टिव्स भी होंगे ना, मकसद होगा ना उसका कोई। उसके बाद है हमारा ह्यूमन ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव इज रिलेटेड टू द वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉइज। ह्यूमन का मतलब ही है कि यू हैव समथिंग रिलेटेड टू द इमोशंस, राइट। तो सबसे पहला इज योर वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉइज। वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉइज का मतलब है कि आप अपने एम्प्लॉइज के लिए क्या बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हो। जब आप अपना एंटरप्राइज स्टार्ट करोगे, ठीक है, उसमें आप क्या अपने एम्प्लॉइज के लिए क्या बेनिफिट स्टार्ट करोगे। उनको आप ह्यूमन बीइंग से ट्रीट करते हो या आप उनको जानवरों की तरह ट्रीट करते हो, ये भी आपको देखना है। ये भी आपका एक ऑब्जेक्टिव रहता है एक एंटरप्राइज को खड़ा करने में। सेकंड इज योर ह्यूमन ऑब्जेक्टिव में वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉइज, प्लस आपका आ जाता है सेटिस्फेक्शन टू कस्टमर्स, सेटिस्फेक्शन टू कंज्यूमर्स या कस्टमर्स, राइट। सेटिस्फेक्शन टू कस्टमर्स एंड कंज्यूमर्स में, वेल देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कंज्यूमर्स एंड कस्टमर्स, राइट। सो वो हमें आगे आपको बताऊंगी। बट कंज्यूमर्स की सेटिस्फेक्शन इज कम्स एट द प्रायोरिटी लेवल, बिकॉज जो भी आप प्रोडक्ट बेचते हो, जो भी आप एंटरप्राइज बनाते हो, वो इसीलिए बनाते हो क्योंकि आपको अपने प्रोडक्ट्स को भेजना है। प्रोडक्ट्स को यहाँ पे आप सर्विसेज भी खुद से कंसिडर करोगे आज के बाद से, जब भी मैं आपको गुड्स या प्रोडक्ट्स वर्ड यूज करूँ, तो इट्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ सर्विस एज वेल, राइट। तो जब भी आप कोई प्रोडक्ट बनाते हो, तो अल्टीमेटली आप सक्सेसफुल तब बनते हो जब आपके कस्टमर्स आपसे सेटिस्फाइड होते हैं। सो दिस इज अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ entrepreneurship. Now coming to the social objective, social objectives में availability of goods, availability of goods में सबसे पहला है कि better quality goods सोसाइटी को आपको प्रोवाइड करने हैं, ना कि ऐसे क्वालिटी से। सीधी सी बात है, अगर क्वालिटी गुड्स प्रोवाइड करोगे तभी जाकर एग्जिस्ट करोगे, तभी जाकर आपकी कंपनी का नाम होगा, तभी जाके आपके एंटरप्राइज का नाम होगा। जब क्वालिटी गुड्स प्रोवाइड नहीं करोगे तो आप कहीं पे एग्जिस्ट नहीं कर पाओगे। इसके लिए हम प्रोडक्शन में TQM पढ़ते हैं या सिक्स सिग्मा पढ़ते हैं क्वालिटी को चेक करने के लिए। इंशाल्लाह वो भी आप आगे पढ़ोगे इन योर फ्यूचर फर्दर स्टडीज और फ्यूचर क्लासेस, राइट। सप्लाई ऑफ क्वालिटी गुड्स, अगेन सेम थिंग, राइट। जो आप अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स रखते हो उनकी बेटर क्वालिटी होनी चाहिए, तो जब आप क्वालिटी बेटर रखोगे तो सप्लाई भी उनकी अच्छी ही होगी। क्रिएशन ऑफ मोर एम्प्लॉयमेंट, क्रिएशन ऑफ मोर एम्प्लॉयमेंट भी आपके सोशल ऑब्जेक्टिव के साथ ही आता है। आपने एंटरप्राइज खड़ा किया, तो जब तक आप अपनी एम्प्लॉयमेंट दूसरों को नहीं दे पाओगे तो आपके एंटरप्राइज का कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए सोसाइटी को उससे कोई फायदा नहीं है ना। आप
को लोग जान पाएंगे। तो वैसी बात है कि आपको सोसाइटी के लिए भी क्या करना है, उनके लिए भी एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना है। दिस इज अ वास्ट कॉन्सेप्ट। जब हम एंटरप्राइज स्टार्ट करते हैं, से फॉर इंस्टेंस आई विल गिव एन एग्जांपल ऑफ J&K सीमेंट्स, ठीक है, कश्मीर का J&K सीमेंट्स जो है, जहलिम ब्रांड सीमेंट्स, आप लोगों को पता होगी, ठीक है। वहां पे जब एंटरप्राइज उन्होंने स्टार्ट किया था, ठीक है, अराउंड 1980s में, ठीक, तो वहां पे दैट वाज द बेसिक कॉन्सेप्ट, दैट वाज बेसिक सीमेंट फैक्ट्री। 1985 के 1980 में ऐसा ही कुछ स्टार्ट किया था। तो वहां के जो लोग थे, उस एरिया में जो लोग थे, मैक्सिमम लोगों को ही उन्होंने उसी एरिया से लिया। व्हाई? बिकॉज वो प्लेस उनके लिए एक तो कन्वीनियंट थी, घर नजदीक थे, प्लस उस एरिया की एम्प्लॉयमेंट जनरेशन उस टाइम पे बहुत कम थी, वहां पे लोग बेरोजगार थे, तो उन्होंने उनको एम्प्लॉयमेंट दी। नो डाउट अब वो डूब चुका है पूरी तरीके से, लेकिन पहले कुछ जमाने पहले उसका बहुत नाम था, जहलम ब्रांड सीमेंट्स, पढ़ा होगा आप लोगों ने, आपको पता होगी इस बारे में। या आपका खाइबर सीमेंट्स ले लो, ठीक है, उसमें भी बहुत सारे आपके एम्प्लॉयज काम करते हैं एज फार एज योर कश्मीर एस्पेक्ट इज कंसर्न। एंड एज फार एज योर अदर ऑर्गेनाइजेशंस आर कंसर्न, आपका अमेजोन जो कि फोर्ब्स के 10th नंबर पे है, लिस्ट में उसका 10th पे नंबर है, ठीक है, 10th नंबर पे आता है वो फोर्ब्स लिस्ट, जो आपको पता होगी कि फोर्ब्स लिस्ट यूजुअली निकलता है उन कंपनीज का, लिस्ट निकलता है जो उनकी अच्छी ग्रोथ होती है, प्लस उनकी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी होती है। तो अमेजोन का भी यही है कि उसने, आप खुद से देख लो, अमेजोन हर एक जगह पे फैला हुआ है, तो सीधी सी बात है, आप लोग खुद सोच सकते हो उसमें बैक एंड पे लोग कितने काम करते होंगे, ठीक है। दिस इज ऑल्सो एन एंटरप्राइज। व्हाट इज इट? इट इज एन एंटरप्राइज रन बाय द जेफ बेजोस। उसी का आइडिया था ना, किसी और का आइडिया था? नहीं, उसी का आइडिया था, ठीक है। तो उसने साथ साथ अपने आइडिया के साथ साथ लोगों को भी बेनिफिट पहुंचाया इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। कमिंग टू द ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव्स, ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव्स का मतलब है कि आप सर्वाइवल कैसे करते हो, फर्दर जब आप अपना एंटरप्राइज बनाते हो, आप सर्वाइव कैसे करोगे, ठीक है। दिस इज योर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। कैसे सरवाइव करोगे? सीधे ऊपर जो मैंने आपके अभी पॉइंट्स बोले, उन्हीं से आप सरवाइव करोगे। मींस आप क्वालिटी गुड्स आपको बनाने हैं, प्लस आपको सोशल ऑब्जेक्टिव्स को फॉलो करना है, प्लस आप ग्रोथ तभी कर पाओगे जब आप सोसाइटी के बेनिफिट के लिए कुछ करते हो, प्लस आप वैसे प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हो जो अभी तक कंपनी या सॉरी जो अभी तक सोसाइटी में आए नहीं है, ठीक है। और ये सारी चीजें जब आप क्वालिटी गुड्स प्रोवाइड करते हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हो, नई नई चीजें कस्टमर्स के बेनिफिट के लिए लाते हो, तो ये सारा इससे क्या होता है, इस सारे से आपकी गुडविल बनती है, जो आप कैलकुलेट करते हो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जो आप करोगे इंशाल्लाह 12th क्लास में अकाउंटेंसी में, ठीक है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कैसे करते हैं वो आपको अपने टीचर सिखाएंगे, ठीक है। रिकॉग्निशन एंड प्रेस्टीज का यहाँ पे वही मतलब है कि आपकी प्रेस्टीज बढ़ती है, आपकी इमेज बढ़ती है। इमेज को हम क्या बोलते हैं अकाउंटेंसी पार्ट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से? उसको हम गुडविल ही बोलते हैं। आई होप दिस लेक्चर इज क्लियर।